वर्ण वर्णमाला अल्फाबेट की परिभाषा। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र जोड़ा जोड़ म जोड़ा इक्वल्स राम, ग जोड़ा जोड़ य जोड़ा इक्वल्स गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण है। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी आ, क, ख, ग। अंग्रेजी ए, बी, सी, डी, ई। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। योजक चिन्ह, एक स्वर वाउल, दो व्यंजन कॉन्सोनेंट, एक स्वर वाउल। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ, होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर है, जैसे आ, ई, यू, ए, ओ, री, री, ल। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं। आयतमूल स्वर, ई, संयुक्त स्वर। आयतमूल स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। ई संयुक्त स्वर ए, अ जोड़े और ओ, अ जोड़ो। मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के तीन भेद होते हैं। आय ह्रस्व स्वर, ई दीर्घ स्वर, ई प्लुत स्वर, आय ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, आ और री। री की मात्रा कोष्टक री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। ई दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ इक्वल्स अ जोड़ा, ई इक्वल्स ई जोड़ी, उ इक्वल्स उ जोड़ू, ए इक्वल्स अ जोड़ी, ए इक्वल्स अ जोड़े, ओ इक्वल्स अ जोड़ू, ओ इक्वल्स अ जोड़ो। ई प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो राम ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अ योग वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहा जाता है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार है। अनुनासिक कोष्टक आ, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, आगद, कनकन। निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनःकामना, पयःपान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे आगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक,
जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत, आंत से आंत। दो व्यंजन कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे खर जोड़ इक्वल्स ख, पर जोड़ इक्वल्स प। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों 3 प्रकार के होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। ये 25 व्यंजन होते हैं। 1 कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग ये कंठ का स्पर्श करते हैं। 2 चवर्ग च, छ, ज, झन्य ये तालु का स्पर्श करते हैं। 3 ट्वग ट, ठ, ड, ढ, न, अण ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। 4 तवर्ग तथा द, ध, न ये दांतों का स्पर्श करते हैं। 5 पवर्ग प, फ, ब, भ, म ये होठों का स्पर्श करते हैं। 2 अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः इक्वल्स मध्य, बीच, स्थ इक्वल्स स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म इक्वल्स गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। आय कंठ्य गले से क, ख, ग, घ, आ, ग। ई तालव्य कठोर तालु से च, छ, ज, झ, न्य, य, श। ई मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से ट, ठ, ड, ढ, अना, अण, अण, श। इव दंत्य दांतों से त, थ, द, ध, न। वी वत्स्य दांतों के मूल से स, ज, र, ल। वी ओष्ठे दोनों होठों से प, फ, ब, भ, म। वी दंतोष्ठे निचले होंठ व ऊपरी दांतों से व, फ। वी स्वर यंत्र से ह। श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं। 1 अल्प प्राण, 2 महाप्राण। 1 अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, वे अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। जैसे क, ग, आ, ग, ज, न्य, ट, ड, अना, त, द, न, प, ब, म। अंतःस्थ य, र, ल, व भी अल्पप्राण ही है। 2 महाप्राण।
जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, स, ह। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। क्ष इक्वल्स कर जोड़ श जोड़ा इक्वल्स क्ष रक्षक भक्षक क्षोभ क्षय। त्र इक्वल्स त जोड़ जोड़ा इक्वल्स त्र पत्रिका त्राण सर्वत्र त्रिकोण। ज्ञ इक्वल्स ज जोड़न्य जोड़ा इक्वल्स ज्ञ सर्वज्ञ ज्ञाता विज्ञान विज्ञापन। श इक्वल्स श जोड़ जोड़ा इक्वल्स श्र श्रीमती श्रम परिश्रम श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कर जोड़ क इक्वल्स पक्का, च जोड़ च इक्वल्स कच्चा, म जोड़ म इक्वल्स चम्मच, त जोड़ त इक्वल्स पत्ता। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कर जोड़ त इक्वल्स कत इक्वल्स संयुक्त, स जोड़ थ इक्वल्स थ इक्वल्स स्थान, स जोड़ व इक्वल्स स्व इक्वल्स स्वाद, द जोड़ ध इक्वल्स अध इक्वल्स शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। वर्णों की मात्राएं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। ये मात्राएं 10 है। जैसे इत्यादि, ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती है। जैसे का, की, कु, कृ, के, कै, को इत्यादि। स्वर वर्णों की ही ह्रस्व दीर्घ छंद में लघु गुरु मात्राएं होती है जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती है। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं। घोष और अघोष व्यंजन। एक घोष व्यंजन, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्र या झंकृत होती है वे घोष कहलाते हैं। दो अघोष व्यंजन, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्र या झंकृत नहीं होती है वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह। हल, हल व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वरवर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वरवर्ण की ध्वनि छिपी है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे कर, खर, गच्च। हिंदी के नए वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, अण और अर जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे कर जोड़ श इक्वल्स क्ष, त जोड़ र इक्वल्स त्र, ज जोड़न्य इक्वल्स ज्ञ। अतः क्ष, त्र और ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर अड़ और अड़ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ अड़ में र की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतया मूर्धधा से होता है, किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग उल्टकर मूर्धधा में लगाने से भी वे उच्चारित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई है। जैसे कलम, खैर, जरूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पम शून्य किशोरीदास वाजपेयी, पराण करजी, टंडन जी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को ये स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बंगला और मराठी में भी ऐसा ही होता है। वर्णों का उच्चारण, कोई भी वर्ण मुंह के भीतर भागों से बोला जाता है।
इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई हैं। कंठ्य कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण आ का वर्ग अ और विसर्ग। तालव्य तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई च वर्ग य और श। मूर्धन्य मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण त्वग र श। दंत्य दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण त वर्ग ल स। ओष्ठ्य दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ प वर्ग। कंठ तालव्य कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ए। कंठोष्ठ्य कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण और ओ। दंतोष्ठ्य दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण व। स्वर वर्णों का उच्चारण। अ का उच्चारण ये कंठ्य ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे कर जोड़ इक्वल्स का। जब ये किसी व्यंजन में नहीं रहता, तब उस व्यंजन के नीचे हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है। जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई या उ के बाद य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे प्रिय, आत्मीय, राजसूय आदि। ए और ओ का उच्चारण ए का उच्चारण कंठ और तालु से और ओ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहां संस्कृत में ए का उच्चारण आई और ओ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहां हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः आए और आव के समान होता है। अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियां संस्कृत से भिन्न है। जैसे संस्कृत में, हिंदी में शैल शैल आई, ऐसा यसा आए, कौतुक कौतुक औ, कौन कवन अव। व्यंजनों का उच्चारण। व और ब का उच्चारण। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा ये होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती है। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। आयवास रहने का स्थान, निवास। बास सुगंध, गुजर। ई वंशी मुरली, वंशी मछली फंसाने का यंत्र। ई वेग गति, वेग थैला अंग्रेजी कपड़ा अरबी तुर्की की एक पदवी। इव वाद मत, बाद उपरांत पश्चात। वी बाह्य वहन करने ढोए योग्य, बाह्य बाहरी। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बंगला में तो एक ही ब व है, व नहीं। लेकिन हिंदी में ये स्थिति नहीं है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। और का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं, जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों का और के विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें उश्रित ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। जैसे सड़क, हार, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गढ़। श का उच्चारण। ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। श के उच्चारण में जिना तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है, पर श के उच्चारण में जिना मूर्धा को स्पर्श करती है। अतएव श तालव्य वर्ण है और श मूर्धन्य वर्ण। हिंदी में आप श का उच्चारण श के समान होता है। श वर्ण उच्चारण में नहीं है, पर लेखन में है।
सामान्य रूप से श का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि। श और स के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहां श के उच्चारण में जिना तालु को स्पर्श करती है, वहां स के उच्चारण में जिना दांत को स्पर्श करती है। श वर्ण सामान्यतया संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में श का स्थान स ने ले लिया है। श और स के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अंश, भाग, अंश, कंधा। शकल, खंड, सकल, सारा। शर, बाण, सर, तालाब। शंकर, महादेव, संकर, मिश्रित। श्रव, कुत्ता, स्व, अपना। शांत, धैर्ययुक्त, शांत, अंत सहित। ड और ड का उच्चारण। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है, जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल शब्द के आरंभ में। गड्ढा, खड्ढा द्वित्व में। दंड, पिंड, चंडू, मंडप ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर।